नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग वीडियो में इस समय पढ़ रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर 2023 में बिहार में वैकेंसी जो आई हुई है शिक्षक भर्ती की, उसका एग्ज़ाम होना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बिहार स्पेशल के रूप में बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, जितने भी वहाँ की योजनाएं हैं, उन सब को एक एक वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको योजनाओं के बारे में बताया था कि बिहार में कौन कौन सी योजना है, किस लिए योजना है और कितना उसमें कौन उसमें पात्र है और कितना उसमें जो है शुल्क या पैसा मिलता है। तो उसके बाद आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों बिहार के प्रमुख त्यौहार। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर आप शिक्षक भर्ती बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो आपको परीक्षा में यहाँ से सवाल देखने को मिल सकता है। थोड़ा डिटेल्ड में रहेगा, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है बिहार में त्यौहार। तो बिहार के जो प्रमुख त्यौहार हैं वो कौन कौन से हैं, आइए उसे हम लोग देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है छठ पूजा। सभी लोग इससे अवगत होंगे कि छठ पूजा से, तो छठ पूजा बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। छठ पूजा बिहार एवं पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार माना जाता है। कहाँ का? बिहार का, इसके साथ साथ पूर्वांचल का। यह त्यौहार सूर्य देव तथा देवी उषा को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता को ये त्यौहार समर्पित है। सूर्य जी की पूजा की जाती है, सूर्य देवता की पूजा की जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह त्यौहार साल में 2 बार आता है। एक तो चैत महीने में आता है, चैत महीने का मतलब मार्च या अप्रैल में आता है, और एक कार्तिक महीने में अर्थात अक्टूबर या नवंबर में आता है। तो वर्ष में 2 बार छठ पूजा होता है, जिसमें एक है चैत के महीने में और दूसरा है कार्तिक के महीने में, जिसको नवंबर या अक्टूबर नवंबर का महीना बोलते हैं। इस बीच में भी क्या मनाया जाता है? छठ पूजा मनाया जाता है। और आप सबको ये भी पता होगा कि जो छठ पूजा त्यौहार हैं, ये अपने पुत्र के लिए जो है माताएं रखती हैं छठ पूजा का त्यौहार, व्रत रखती हैं इसमें। और यह त्यौहार 3 दिवसीय होता है। कितने दिन का? 3 दिन का होता है यह त्यौहार। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज की इस वीडियो में अभी तक क्या देखा? छठ पूजा के बारे में देखा है। आइए अगला त्यौहार देखते हैं जो बिहार में प्रमुख है, वो है नाग पंचमी। नाग पंचमी से आप सभी लोग अवगत हैं। यह जो है सावन के महीना में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो बिहार का भी ये क्या है? एक प्रसिद्ध त्यौहार है नाग पंचमी। नाग पंचमी बिहार का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसको सावन के महीने में, और सावन के महीने की 5वीं तारीख को, पंचमी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। श्रावण पक्ष महीने के 5वीं यानी 5वीं तारीख को, 5वीं तिथि को नाग पंचमी त्यौहार मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। यह त्यौहार मुख्य रूप से अगर बिहार की बात करें तो बिहार के किस ज़िले में मनाया जाता है? तो मुख्य रूप से बिहार के राजगीर ज़िले में मनाया जाता है। राजगीर ज़िले के बारे में हमने इनकी सारी खूबियाँ, इनके जो भी यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं, उन सबको पिछले बार वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। अगला त्यौहार देखेंगे दोस्तों, जो है मधुश्रावणी त्यौहार। क्या है? मधुश्रावणी त्यौहार। तो मधुश्रावणी त्यौहार क्या होता है, उसे हम लोग आइए देखते हैं। साथियों, मधुश्रावणी त्यौहार बिहार के मिथिलांचल में प्रसिद्ध त्यौहार है। कहाँ का? मिथिलांचल का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो कि बिहार के मिथिलांचल है, वहाँ का सबसे प्रमुख त्यौहार है मधुश्रावणी त्यौहार। इस त्यौहार का उद्देश्य है सुहाग की रक्षा के लिए व्रत रखा जाता है। अपने अपने सुहाग की रक्षा के लिए मधुश्रावणी त्यौहार में महिलाएं व्रत रखती हैं। इसका आयोजन हिंदू कैलेंडर के सावन महीने में किया जाता है। जिस महीने में नाग पंचमी होती है, उसी महीने में मधुश्रावणी त्यौहार भी मनाया जाता है। बिहार के हम लोगों ने छठ पूजा, नाग पंचमी और मधुश्रावणी के बारे में देख लिया है, जो कि बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अब देखेंगे हम लोग एक और त्यौहार जिसका नाम है ज्योतिया त्यौहार, जिसे जीवित पुत्र का व्रत कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। ये त्यौहार भी संतानों की लंबी आयु के लिए, ज्योतिया त्यौहार जिसे बोलते हैं, ये अपने अपने संतानों की दीर्घ आयु के लिए माताओं के द्वारा निर्जला व्रत रखा जाता है, वैसे ही जैसे छठ पूजा में किया जाता है। इस त्यौहार में गंधर्व जीमूत वाहन की पूजा की जाती है।
तो इसे आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। संतानों की दीर्घ आयु से संबंधित जो त्यौहार मनाया जाता है बिहार में, उसका नाम है जिउतिया त्यौहार या जिउतिया व्रत। अगला देखेंगे हम लोग जो कि इम्पॉर्टेंट है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि छठ पूजा बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है और इसके साथ साथ यह सूर्य देवता के लिए समर्पित है। इस त्यौहार को वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, ये बात हमने आपको पहले ही बता दिया है। और एक त्यौहार है जिसका नाम क्या है, सामा चकेवा, बिहार के मिथिलांचल के लोगों का प्रसिद्ध त्यौहार है। सामा चकेवा जो है बिहार के मिथिलांचल में जो रहते हैं लोग, उनका सबसे प्रमुख त्यौहार है। इसमें भाई बहन के मध्य घनिष्ठ संबंध दर्शाने वाला त्यौहार नवंबर के महीने में मनाया जाता है। नवंबर के महीने में बिहार में भाई बहन के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसका नाम है सामा चकेवा। तो ये भी बिहार में ही मनाया जाता है। इसके अलावा यह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी सामा चकेवा नाम का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में जो महिला है वो अपने पति एवं एक देवी के प्रति समर्पण का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है बिहुला, पूर्वी बिहार का। बिहुला एक त्यौहार है जो कि पूर्वी बिहार का प्रमुख त्यौहार है, जो विशेष रूप से भागलपुर जिले का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहुला। इस त्यौहार में लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं। मनसा देवी माता की पूजा की जाती है इसमें, जो कि भागलपुर जिले में यह त्यौहार मनाया जाता है और त्यौहार का नाम है बिहुला। हिंदू वर्ष कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार कार्तिक महीने के 7वें दिन से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। लगभग 8 दिन का यह त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार, बिहुला त्यौहार मनाया जाता है भागलपुर जिले में, बिहार के। इसके बाद देखेंगे रामनवमी, बसंत पंचमी। इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों में जो त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे रामनवमी, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद, बकरीद, क्रिसमस आदि बिहार में भी बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने क्या देखा है बिहार के प्रमुख त्योहारों के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तुकला कौन कौन से बिहार में महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग विचार कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको सवाल इतिहास में पूछा जा सकता है। तो वास्तुकला में हम लोग देखें तो जिसे बिहार को कुम्हरार कहा जाता था, बिहार से एक मौर्यकालीन विशाल कक्ष राजमहल का अवशेष मिला है। कहाँ से, पटना से मौर्यकालीन वंश का एक जो है राजमहल मिला है। और मौर्यकालीन स्तंभ लेख ये 4 स्थानों पर, जिसमें से एक लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज पश्चिमी चंपारण और रामपुरवा पूर्वी चंपारण और इसके साथ साथ बसाड़ वैशाली में स्थापित हैं। तो मौर्यकालीन स्तंभ कहाँ कितने स्थानों में हैं, 4 स्थानों में हैं। एक अरेराज, एक रामपुरवा, एक बसाड़ और एक क्या है नंदनगढ़। ये चारों याद रखेंगे, मौर्यकालीन स्तंभ यहीं पे स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, और अब देखेंगे इनमें क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ कौन सी चीज़ें इन स्तंभ में हैं। तो इन स्तंभ में जो है बसाड़ स्तंभ पर क्या है, तो बसाड़ स्तंभ जो वैशाली जिले में हैं, यहाँ पर शेर है, शेर का चिन्ह बना हुआ है, सिंह का। रामपुरवा स्तंभ पर नटुआ बैल का है जिसको सांड बोलते हैं। और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर शेर की आकृति बनी हुई है। तो ये याद रखेंगे किस स्तंभ में किस पशु की आकृति बनी हुई है, ये आप जरूर याद रखेंगे, जो कि मौर्यकालीन स्तंभ लेख ये हैं। ठीक है दोस्तों, और ये चुनार के धूसर बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। जितने स्तंभ लेख हैं ये सभी जो है चुनार के धूसर बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। इसकी चमकीली पालिश भी इस पर की गई है। बराबर की पहाड़ियाँ गया में हैं, आप सभी इसको जानते हैं, भूगोल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बराबर की पहाड़ियाँ गया जिले में हैं। अशोक एवं दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इतिहास का एक सवाल है, ये बिहार ये जो है भूगोल में आप पढ़ते हैं। बराबर की पहाड़ियाँ ये जो है दशरथ एवं आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया था यहाँ पे, किसके द्वारा, अशोक और दशरथ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कि ओदंतपुरी नालंदा हैं। ओदंतपुरी नालंदा जो है वो नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहार का निर्माण सासाराम में शेरशाह का मकबरा, सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा है, जो कि झील के मध्य में 8 कोणीय मकबरा अफगान द्वारा निर्मित स्थापत्य शैली में है।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे मूर्ति कला के बारे में। पटना में जो मूर्ति कला है वो कौन कौन सी है। तो पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी स्त्री की मूर्ति मौर्यकालीन भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। कहाँ से? भागलपुर के सुल्तानगंज से जो प्राप्त हुई है मूर्ति वो बुद्ध जी की तांबे की मूर्ति है, लगभग 223 सेंटीमीटर। गुप्तकालीन वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में ये जो है बर्मिंघम संग्रहालय में ये क्या है, रखी हुई है, संरक्षित करके रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, यक्ष की मूर्ति। अगला है पाल काल में तांबे एवं कांसे की मूर्तियों का निर्माण किया गया। अधिकांश मूर्तियां बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। धीमान एवं विट्ठल पाल ने कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? विट्ठल पाल ने जी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे कि जो पटना है जिसे हम लोग कुम्हरार के नाम से जानते हैं, वहाँ से विभिन्न पशु पक्षी नर नारियों की मृद मूर्तियाँ भी मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली हैं। ये सब विभिन्न प्रकार के पशुओं की, विभिन्न प्रकार के पक्षियों की। कला एवं संस्कृति क्या विशेष है वहाँ का, उसे देख लेते हैं कि बिहार राज्य की कला एवं शिल्प क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले कला में हम लोग देखेंगे टिकुली कला। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टिकुली कला अगर आपसे पूछ ले कभी, क्योंकि बीपीएससी ऐसे सवाल पूछ लेता है बहुत ही डीपली। तो इस शिल्प की उत्पत्ति पटना शहर से मानी जाती है। टिकुली शिल्प की उत्पत्ति बिहार की राजधानी पटना से मानी जाती है। प्राचीनता के संदर्भ में अगर बात करें तो यह लगभग 800 साल पुरानी है, यानी टिकुली जो कला है वो 800 साल पुरानी मानी जाती है। इसमें कांच को पिघलाना, प्राकृतिक रंगों के में ट्रेस पैटर्न जोड़ना और उसके बाद इसे टिकुली या बिंदी, जिसे हम लोग टिकुली बोलते हैं या बिंदी बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उस कला की बात बनाने के लिए सोने की पन्नी से अलंकृत करना इसमें शामिल है। तो ये कला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बिहार राज्य में है और पटना से ये इस कला की शुरुआत होती है, जिस कला का नाम है टिकुली कला। और टिकुली को हम लोग दूसरी भाषा में बोले तो बिंदी, जो महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं बिंदी, उसकी बात कर रहे हैं। इसे विवाहित भारतीय महिलाओं के द्वारा अपने माथे पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बांस और बेंत शिल्प कला भी अभी हम लोगों ने देखा टिकुली कला। टिकुली कला के बाद हम लोग देख रहे हैं बांस और बेंत शिल्प। ये क्या होता है, ये भी बिहार का एक प्रसिद्ध कला है, उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। बिहार में बांस और बेंत के शिल्प का एक समृद्ध ऐतिहासिक अतीत रहा है, यानी इतिहास रहा है, जो आधुनिक शहरी लोगों की प्राथमिकताओं के साथ संयोजित हो रहा है, सममेलित है। चूँकि बिहार का उद्विकास मगध महाजनपद, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे शक्तिशाली राजवंशों की परंपरा से हुआ, इसलिए कारीगरों को उनसे प्रोत्साहन मिला था। समय के साथ अतीत की परंपरा और आधुनिक युग की शैली ने बिहार में बांस और बेंत शिल्प की ओर अधिक विकसित किया, यानी बांस और बेंत की जो शिल्प बनी उसको अधिक विकास किया गया, वर्तमान समय में भी और अतीत में भी। प्रागैतिहासिक युग से शुरू हुई बिहार में बांस और बेंत के शिल्प में टोकरियाँ बनती हैं। बांस की टोकरियाँ देखा होगा आपने। घरेलू सामान बनते हैं, बुने हुए मैट, चटाई जो होती हैं बांस की कुछ बनी हुई होती हैं, फर्नीचर होते हैं बांस के, लकड़ी के, और बेंत के उत्पाद जैसे बेंत के फर्नीचर और अन्य सजावटी वस्तुएं शामिल हैं। अधिकांश कारीगर बिहार में आदिवासी लोग हैं। जो बिहार के आदिवासी हैं यही लोग इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं, इन सब चीज़ों को बनाते हैं, बांस से बनी हुई चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, जो बांस और बेंत से उपयुक्त वस्तुएं निपुणता से निर्मित करते हैं, मुख्य रूप से कौन सी जनजाति, भोटिया जनजाति बांस और बेंत की वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध है या इस कला में माहिर है। याद रखेंगे, भोटिया जनजाति बिहार की जो है वो बांस और बेंत की वस्तुएं बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगली कला देखते हैं जो कि शिल्प क्या है, धातु शिल्प हैं। तो धातु से क्या क्या चीज़ें बनती थी वो देख लेते हैं। बिहार में पीतल और बेल मेटल का कला लगभग 300 साल पुराना है और यह सजावटी वस्तुओं जैसे देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए, इसके अलावा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तु बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन से? पीतल और बेंत मेटल का। ठीक है, उल्लेखनीय है कि बेल मेटल जो है वो कॉपर और टिन का मिश्रण है। ये जो बेल मेटल कहा जाता है, ये इसमें दो चीज़ें मिली, एक कॉपर और एक टिन, इससे मिल करके क्या बना है, बेल मेटल बना हुआ है।
ठीक है दोस्तों। और पीतल या बेल मेटल शिल्प वस्तुओं को एक खोई हुई मोम तकनीक का उपयोग करके धातु को पिघला करके इसको बनाया जाता है। धातुओं को पिघलाया जाता है, उसके माध्यम से इस शिल्प का, धातु शिल्प का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला शैली जो है वो क्या है, पटना शैली। पटना शैली में क्या आता है, पटना कलम आता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बहुत डीपली सवाल हैं, लेकिन बीपीएससी ऐसे ही सवालों को पूछता है साथियों। इस वजह से आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि आपके एग्जाम में अगर सवाल पूछता है, चाहे वो 2 लाइन में पूछे चाहे 4 लाइन में, आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो हम लोग देखते हैं पटना शैली। पटना शैली, जिसे पटना कलम के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है आपके बीपीएससी के पेपर में, आप देख लीजिएगा। इसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। अब 3 नाम हो गए, पटना शैली, पटना कलम या कंपनी शैली भी कहा जाता है। इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पटना शैली के रूप में ये जितने पॉइंट मिल रहे हैं आपको, पटना शैली को पटना कलम या कंपनी शैली या पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। तुलिका गिलहरी की पूंछ, ऊंट, सुअर या हिरण के बाल तथा कबूतर की या चील के पंखों से यह कला बनाई जाती है। इन जानवरों का यूज किया जाता है इसमें। कलाकार रंग स्वयं इसमें बनाते हैं, रंग जो है स्वयं से बनाते हैं। प्राकृतिक रंगों का भी इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व, वस्तु, दृश्य, पशु चित्र, पशु का, पक्षी का, सबका चित्र बनाया जाता है इसमें। कड़ज, अभ्रक और हाथी दांत चित्र के माध्यम से इसमें बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये शैली है, जिसे हम लोग पटना शैली के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ की जाती हैं। इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में हम लोग देख लें। क्या पता आपसे एग्ज़ाम में ऐसा पूछ लें कि पटना शैली में कौन कौन से कलाकार या चित्रकार प्रसिद्ध हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो सेवक राम हैं। कौन है, सेवक राम, जो कि प्रथम कलाकार हैं। हुलास लाल पशु पक्षी चित्र में माहिर हैं। ये पशुओं पक्षियों का जो चित्र बनाने में माहिर इंसान है, उनका नाम है हुलास लाल। और जो पहले पटना शैली का प्रयोग पहले कलाकार ने किया, उनका नाम है सेवक राम। और स्याह कलम में स्याही से जो बनाते हैं, उनमें कौन प्रसिद्ध हैं, तो जयराम दास प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, जयराम दास। और फ़कीर चंद, शिवलाल, ये सभी के सभी जो कि पटना शैली के बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार माने जाते हैं। महिला कलाकारों में अगर पूछ लें, महिला चित्रकार कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। महिला चित्रकारों में या कलाकारों में दच्छो बीबी, कौन, दच्छो बीबी और सोना बीबी, दच्छो बीबी, सोना बीबी, ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम हैं, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा अन्य ईश्वरी प्रसाद वर्मा, जो कि पटना कलम शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं। कौन, ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। तो साथियों, अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो है पटना शैली। पटना शैली किससे बनती है, कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार हैं इसमें, इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। साथियों, अगर आप बीपीएससी में जितने भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की, बिहार राज्य की, स्पेशल बिहार राज्य की, तो जैसा कि आपको पता भी है कि बिहार में दिसंबर 2023 में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है, जिसका जो है एग्ज़ाम होना है दिसंबर 2023 में। तो यहाँ पे जो पिछली वैकेंसी हुई थी उसमें जिस हिसाब से डीपली सवाल पूछा गया था, सेम वैसे ही सवाल यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। इस वजह से हम आपको एकदम डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझें, एक एक पॉइंट को नोट करें, याद करें, ताकि आपके परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना होने पाए। बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होंगी। आइए हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं। साथियों, हम लोग पटना की चित्रकला की बात करें और मधुबनी चित्रकला की बात ना करें तो ऐसा लगता है कि हमने किसी भी चित्रकला की बात नहीं की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग पटना को या बिहार को बहुत अच्छे से अगर चित्रकला के क्षेत्र में जानते हैं तो वो है मधुबनी चित्रकला के नाम से। तो मधुबनी चित्रकला क्या है, आइए उसके बारे में बहुत ही डिटेल से देखते हैं, ताकि आपके परीक्षा में अगर सवाल आए तो कोई छूटने ना पाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सन 1934 में भूकंप के बाद मधुबनी में तत्कालीन जिला अधिकारी विलियम जी आर्चर, नाम याद रखिएगा, पूरा इतिहास देखते हैं हम लोग। पहले मधुबनी चित्रकला का पूरा इतिहास देखेंगे, उसके बाद इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे कैसे इसके चित्र बनाए जाते हैं,
किन चीज़ों से बनाया जाता है, उन सब का हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से आज देखेंगे मधुबनी कला के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका इतिहास देखते हैं कि मधुबनी का जो चित्रकला है उसका इतिहास क्या था। सन 1934 की बात है। भूकंप के बाद मधुबनी में तत्कालीन यानी उस समय 1934 में एक जिलाधिकारी थे जिनका नाम क्या था, अंग्रेज थे विलियम जी आर्चर ने निरीक्षण के दौरान मधुबनी के भित्ति चित्रों को देखा। जब उन्होंने देखा कि कुछ भित्ति का मतलब दीवालों पर जो चित्र बनाए गए थे, जो चित्र बनाए गए थे, उसको इस जिला अधिकारी जी ने देखा था। भित्ति चित्र एवं अरिपन भूमि चित्र के रूप में, यानी जो जमीनों पर दीवालों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको उन जिला अधिकारियों ने देखा। भित्ति चित्रों में गोसौनी, कोहबर और कोहबर की कोड़ियों का को शामिल किया जाता है। गोसौनी या गोशनी धार्मिक चित्र है, जबकि कोहबर में प्रतीक एवं तांत्रिक विषयों पर चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र के कुछ प्रकार हैं, गोसौनी और गोशनी, ये दोनों प्रकार हैं अलग अलग। इसके अलावा कोहबर, ठीक है। तो कोहबर वस्तुतः उस स्थान को कहा जाता है जहां विवाह के समय कुल देवता की स्थापना की जाती है। तो कुल देवता की स्थापना जो कोहबर, जिसे देहाती भाषा में बोलते हैं, तो वहाँ पे कुल देवता की स्थापना की जाती है। पहले केवल भित्ति चित्र बनते थे, दीवालों पर केवल चित्र बनते थे, जबकि वर्तमान में कागज एवं कपड़े पर भी चित्रकारी मधुबनी के रूप में की जाती है। मधुबनी कला में कपड़े पर चित्रकारी भी वर्तमान समय में की जाती है। इस चित्रकला में दोस्तों चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाल, पीला, हरा आदि का प्रयोग अधिक रूप से किया जाता है। पद्मश्री सीता देवी, पद्मश्री भगवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी, महासुंदरी, भारतीय दयाल आदि प्रमुख चित्रकलाकार जो कि ये मधुबनी से संबंधित हैं। मधुबनी जो है उस चित्रकला की प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं, तो उनका नाम है सीता देवी। पद्मश्री हैं सभी को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है जो कि मधुबनी चित्रकला के चित्रकार हैं। इनमें से हम लोग देखेंगे जो प्रमुख हैं सीता देवी, पद्मश्री भगवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी और पद्मश्री गंगा देवी के बाद महासुंदरी देवी, भारती दयाल आदि प्रमुख चित्रकार जो कि किससे संबंधित हैं, मधुबनी चित्रकला से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक शैली और देख लेते हैं ताकि ये जो चित्रकला की शैली है वो समाप्त हो जाए। फिर अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार के लोक नाट्य कि कौन कौन से नाटक, कौन कौन से नृत्य बिहार में मनाए जाते हैं, होते हैं, क्या क्या नाम है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। आइए एक और शैली देख लेते हैं जिसका नाम है मंजूषा शैली। साथियों, मंजूषा शैली जो है ये बिहुला बिसहरी की प्रेम कथा का मुख्य विषय है। किसका? बिहुला बिसहरी की प्रेम कथा का मुख्य विषय मंजूषा शैली है। इसे सर्प चित्रकारी भी कहते हैं। याद रखिएगा, सांपों की चित्रकारी किसे कहते हैं? मंजूषा शैली को कहते हैं। रेखा प्रधान 3 रंगों की कला है ये। इसमें 3 रंग मुख्य रूप से होते हैं मंजूषा शैली में। मुख्य रूप से ये भागलपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो भागलपुर जिला है बिहार का, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंजूषा शैली है। इसमें कौन कौन प्रमुख चित्रकार थे उनका नाम देखते हैं। चक्रवर्ती देवी, निर्मला देवी प्रमुख चित्रकार हैं जिन्हें सीता देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यानी चक्रवर्ती देवी, निर्मला देवी, ये जो चित्रकार हैं इन्हें सीता देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जितने चित्रकार हैं ये सभी चित्रकार मंजूषा शैली में बनाने वाले, मंजूषा शैली में जो चित्र बनाए जाते हैं उसके चित्रकार हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए विशेष रूप से बिहार के प्रमुख चित्रकला, बिहार के प्रमुख योजनाओं और तमाम सारी चीज़ों के बारे में देखा है। पिछली वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, 2 वीडियो आपके पास हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको बहुत ढेर सारी वीडियो बिहार की मिल जाएगी। आप वहां पे जाइए और पूरी की पूरी वीडियो को देखिए ताकि आपके एग्ज़ाम में जो सवाल फंस रहे हैं वो आपको डायरेक्ट यहां से देखने को मिल जाएं। ये वीडियो में हमने जो भी चीज़ें देखी हैं वो बहुत डिटेल हैं। आप इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करिएगा ताकि आपकी परीक्षा में सवाल यहाँ जो आए वो आपसे गलत ना होने पाए। दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको याद भी हो जाएगा सारी चीज़ें। 1-2 बार आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार के जो लोक नृत्य हैं उन सब के बारे में, जैसे विदेशिया, जट जटिन
और सामा चकेवा, ये तमाम सारे जो वहाँ के डांस हैं, बिहार में जो मेला है महत्वपूर्ण, उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो को आप अंत तक देख लिए हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक एक बार ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा हमारी सारी वीडियो देख करके। चैनल के प्लेलिस्ट पे आज जा करके आप सर्च कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हर विषय से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसे पूरा देखा करिए ताकि आपको आपकी आने वाली परीक्षा में अच्छा अंक हासिल होकर के आपकी सफलता में थोड़ा सा योगदान बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।